आदाब, नमस्कार। मेरा नाम समी अहमद है और बिहार लोक संवाद .नेट के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो बेहद खास मेहमान जो बुजुर्ग हमारे हैं और एक युवा साथी जो बाढ़ पर, इन तीनों का बहुत ही अहम काम है। दिनेश जी IITian हैं और उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं। रंजीव जी ने भी किताब लिखी है और इस समय सिवान में मौजूद हैं। महेंद्र यादव जी सुपौल में मौजूद हैं और ये दोनों इलाका बाढ़ ग्रस्त है। मैंने ये इस कार्यक्रम को, ये इस बातचीत को रखने की वजह मेरी ये बनी, मैंने देखा कि जितने जिले प्रभावित हैं बिहार के, शायद कोई चर्चा अखबारों में और टीवी पे है नहीं। तो एक वैकल्पिक मीडिया के तौर पर मैंने सोचा कि इस पे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आज धर्मेंद्र जी से महेंद्र जी यादव जी से बात करूंगा। मैं अक्सर इनका नाम धर्मेंद्र ले लेता हूँ, शायद कुछ बात होगी धर्मेंद्र से मिलेंगे। खैर, तो महेंद्र भाई, मैंने अखबार में सिर्फ एक राजनीतिक खबर में पढ़ा कि 28 जिले बिहार के बाढ़ प्रभावित हैं, जिसकी वजह से वहां पे पंचायत चुनाव का प्रथम चरण में मतदान नहीं हो रहा है। आप घूम रहे हैं, आपका क्या अंदाजा है कितने जिले प्रभावित हैं और कितने लोग प्रभावित हैं? जिला तो सिर्फ संख्या है ऐसे, लेकिन लोगों की बात ज्यादा होगी। आप बताइए महेंद्र जी। जी नमस्ते और शिक्षक दिवस पर सभी को प्रणाम। और आप एक चीज करेक्ट कर लीजिए, दो बुजुर्ग नहीं है, दो वरिष्ठ हैं, जानकार हैं, युवा हैं, चिर युवा साथी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी। ये बुजुर्ग सब मत हाँ, बोलिएगा। बुजुर्ग हम कहते हैं, अपने सीनियर्स को कहते हैं बुजुर्ग। खैर, जी चिर जी। युवा है तो ये भी सही तो है। एक ये है, दूसरा कि बिहार में बाढ़ की स्थिति है काफी। भी गंगा में बाढ़ आने के बाद से अनेक नदियों में हुई और उसकी 15 जिले 13 तारीख की जो आपदा प्रबंधन विभाग की जो रिपोर्ट हुई उसमें 15 जिलों को बाढ़ प्रभावित दिखाया गया है, जबकि व्यवहारिक रूप से और भी जिले हैं और लाखों की आबादी है। हम संख्या को नंबर में गिन के अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन सरकार का ही जो दावा है उसमें लाखों की आबादी है जो बाढ़ प्रभावित है। 28 जिले जो उन्होंने कहा है, एकदम बिहार के 28 जिलों में बाढ़ की स्थिति रहती है। मानसून का सत्र है, इसलिए उन्होंने शायद पंचायत चुनाव को पहले चरण में वहां नहीं रखा है। मानसून का सीजन जो जो कम होगा उतना त्यों त्यों लोग चुनाव की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। लेकिन बाढ़ की स्थिति अनेक जिलों में भयावह रही है, अनेक जगह बहुत बुरी स्थिति में है। और सरकार की तरफ से जो होना चाहिए, जो सरकार ने बाढ़ के समय काम करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP बनाई है और जो मानदंड तय किया है जिसके तहत कुछ सहायता दी जाती है, क्षतिपूर्ति दी जाती है, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके बनाया है। और उसका कार्यकाल 2015 से 20 तक का वो दर था, उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है। तो 2021 तक बढ़ाने के बाद भी सरकार अपने बनाए हुए कार्यों जो गाइडलाइन है उसी का अनुपालन बाढ़ के समय नहीं कर पा रही जी। तो आप कैसे देखते हैं सुपौल में, अगर हम आपसे पूछें कि बाढ़ से लोग परेशान हैं, इसको कैसे बताएंगे आप? कुछ वहां की वहां के हाल बताइए, आंखों देखा हाल। सुपौल में तटबंध के बीच में अधिकांश आबादी एक बार नहीं कई बार पानी मानसून सीजन आने के बाद से, जब मूंग की फसलें थी खेत में, काफी बर्बादी हुई। उनके घर आंगन के सब जगह पानी भरा था। उसके बाद से थोड़ा पानी कम हुआ तो कटाव शुरू हुआ। अभी अनेक कई 100 घर कटे हैं। आपको मतलब किशनपुर ब्लॉक का मौजा सिसोनी पंचायत का जो वहां गांव बुरी तरह से कट गया, लोगों के घर आंखों देखते ही नदी में समा गए। उसी प्रखंड का बौराहा पंचायत का सोनबरसा गांव कट गया। मरौना प्रखंड का जो है सिसोनी मरौना प्रखंड में पड़ता है, उसी का घुघरड़िया पंचायत का खोमनाहा का मन्ना टोला चौथे साल जो बसे हुए हुआ था वो पूरी तरह से कट गया। अमीन टोला कट गया। सुपौल का सुकेला कट गया, बहुत सारा घर कट गया। इस तरह से आप देखेंगे तो तटबंध के बीच में एक तो बाढ़ कटाव, बाढ़ कई बार आई है। मतलब पानी आया फिर पानी कम हुआ तो लोगों के तबाही तो झेलने के लिए वो लोग विवश हैं। पुनर्वास उनके ठीक से हुए नहीं, इसलिए उनकी व्यवस्था है कि वहां रहेंगे और उनका खेत वहां, उनका आजीविका वहां है, तो वो बाढ़ की व्यवस्था झेलने के लिए परेशान है। दूसरी तरफ जो सुरक्षा बांध बना के बहुत सारे इलाके
जो पश्चिमी तटबंध के साइड में बचाए गए थे, उधर भी तिलजुगा का पानी बढ़ने से बाढ़ की स्थिति थी, तो वहां भी काफी लोग प्रभावित थे। सरकार जो मानदर बनाई है और एसओपी का सुपौल में भी अनुपालन नहीं किया है, जबकि हम लोग डीएम से कई बार बात किए थे। आपको बताएं कि नाव का जो आवंटन होता है उसमें भारी धांधली होती है। जिस कागज की नावें यहाँ पर चलती हैं और व्यवहारिक नावें जो है हम लोग नहीं चल पाती हैं। हम लोग डीएम से कहे थे, वादा किए थे कि हम हर घाटों पर कौन सरकारी नावें अनुबंध पर है उसकी सूची लगा देंगे, तो नाविक को भी वो घूस नहीं देना पड़ेगा और जनता को भी पैसा उनको पार करना है। लेकिन उतना तक प्रशासन नहीं कर पाया। उसी सब को लेके हम लोग कल धरना दे रहे हैं सुपौल में। जी शुक्रिया आपका। रंजीव जी, आप सिवान में हैं, आप भी काफी दिनों से बाढ़ को देख रहे हैं, आपने किताब भी लिखी है इस पर। आप कैसे अभी के हालात क्या देख रहे हैं? आप तो अभी घूम रहे हैं उस इलाके में, किस तरह से लोग परेशान हैं? एक तो इन्होंने बताया कि बाढ़ की में फसल डूबी हुई है, लोग तटबंध पे हैं, इसके अलावा सिवान बाढ़ प्रभावित जिले में नहीं गिना जाता है उत्तर बिहार में होने के बावजूद। जी ट्रेडिशनली जी जी फिर भी मैं यहाँ बाढ़ देखने आया हूँ जी। आप इससे बिहार की बाढ़ की इस बार की जो गंभीरता है उसका एक अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने उस जिले को का अध्ययन से शुरू किया जहाँ बाढ़ आमतौर पर नहीं आती है या नहीं मानी जाती है। जी नहीं मानी जाती है। लेकिन मैं जब कल सिवान आ रहा था तो गांव-गांव घूमता हुआ आ रहा था पटने से, तो जो बाढ़ और बाढ़ नहीं है इसको बाढ़ नहीं कर सकते, उसके लिए मैंने नया शब्द खोजा है या वो मिल गया हमको रास्ते में। ये बाढ़ और जल जमाव से ऊपर ये पूरा बिहार जो है, इसका 50% बिहार, 50% क्षेत्र बिहार का वो पानी का पलार बन गया है। जी पानी का पलार जब बोलते हैं तो क्या मतलब होता है इसका? हाँ जी, मैं उसको स्पष्ट करनी, मुझे भी नया कल घूमते हुए मुझे सूझा, क्योंकि मैं रेणु का फैन रहा हूँ, कोची क्षेत्र का हूँ, और कोची क्षेत्र में पलार शब्द बहुत चलता है। पलार का मतलब वो है जो कोसी जिस क्षेत्र से गुजर जाती है और जो इलाका अनुर्वर हो जाता है उसको पलार बोलते हैं, जिसमें कुछ खेती होगी लेकिन वो बाद में होगी, कुछ साल बाद होगी। और ये अभी का जो पानी का जल जमाव है, मैंने बिहार का जो लोअर एरिया है जो धान की खेती के लिए मुफीद माना जाता था, वो पूरा जो क्या कहते हैं निचला इलाका पानी में डूबा हुआ है। वहाँ लोग दो बार तीन बार कोशिश किए धान लगाने की, लेकिन वो असफल रहे, अंत में उन्होंने छोड़ दिया है। नतीजा ये होगा इस बार की बाढ़ का प्रभाव यह होगा कि बिहार में 25 से 40% पैडी मैंने धान का जो खेत है, हाँ धान की फसल, उसमें धान की फसल नहीं होगी। और इसका दूसरा अगला प्रभाव ये होगा कि लगभग ये पानी आगे नवंबर दिसंबर तक रहेगा जो अभी कंडीशन है। तो उसके बाद जो है तो ये रबी की फसल भी लगभग 50% इलाकों में रबी की फसल नहीं होगी, गेहूं और मकई दोनों के इलाके में। तो इस तरह से, और तीसरा इलाका ये है कि अभी ये जो वाटर स्टैग्नेशन है पूरे बिहार में, जिसको मैं पानी का पलार बोल रहा हूँ, उसके कारण जो है सो जो इन इलाकों में समस्तीपुर वगैरह के जो इलाके हैं जहाँ सब्जी की खेती होती थी, सब्जी की खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई है। बहुत सारे नदियों ने, छोटी नदियों ने पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उन्होंने धारा बदल ली है, क्योंकि इस बार का आप अध्ययन करेंगे तो इस बार बिहार में बाढ़ 15 जून से डिक्लेयर होता है जी। और मिश्रा साहब बैठे हैं, तो इस बार 16 जून को ही अखबारों ने पहले लिख दिया, शायद उसके बाद तीसरी मान लिया कि बिहार में पहली बार जून में बाढ़, जबकि जून से पहले भी बाढ़ आती रही है। तो जो बाढ़ को सीरियसली देखने का न मीडिया सोचता है, न समाज इसको देख रहा है, ये रोज बदल रहा है। ये जो हम मान रहे हैं, ये जो बाढ़ है आज का, ये क्लाइमेट चेंज इफेक्टेड बाढ़ है।
या का है क्लाइमेट चेंज से पैदा हुआ बाढ़ है और स्टैग्नेशन है, और ये पिछले बिहार में 20 साल से चल रहा है। 2001 से बाढ़ का स्वरूप बिहार में बदलता जा रहा है, लेकिन सरकार का न नीति बदलता है न लोग के पास। तो बिहार में अच्छा बना हुआ है जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बिहार का। आपने सवाल किया है कि अभी मैं उस पे आऊंगा। अभी मैं जरा संदर्भ में चल रहा था। जी, मैं दिनेश जी के पास ये बात पूछना चाहता था, अभी आपने उनका भी जिक्र किया और मुझे बहुत खुशी भी मालूम है पढ़ के ये कि इन्होंने 40 साल तक के सर्चलाइट अखबार का अध्ययन किया और उस पर काफी कुछ मवाद तैयार किया। तो आप किस तरह से देखते हैं अभी के अखबार में जो कवरेज आ रहा है या टीवी में जो आ रहा है बिहार में बाढ़ को, और आपने जो पहले देखा उसको किस तरह देखते हैं आप, दिनेश मिश्रा जी? हाँ जी, हाँ, बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आप लोगों से बात करूं। दिक्कत हमारे साथ ये है कि हम अपने खंड में ही जानते हैं बाढ़ के बारे में। जो महेंद्र जी कह रहे थे वो बात मैं उसको चेज कर रहा हूँ 1955 से जी। जिस इलाके की वो बात कर रहे हैं, सुपौल से, जिस साल से उसका बांध बनना शुरू हुआ था कोसी का, तो जहाँ तक बना वहाँ तक उसने कोसी के प्रवाह को अटका दिया था जी 56 की बाढ़ में। और जो बात वो कह रहे थे आज की, वो मरौना का और ये जो किशनपुर प्रखंड है या उधर मधेपुर के इलाके पड़ते हैं कोसी तटबंध के बीच में, एग्जैक्टली वही 1955-56 से किस्सा शुरू हुआ कि जैसे ही बाढ़ का मौसम आना शुरू हुआ वहाँ गांव घिरना शुरू हो गए और उनकी खेतों पर बालू पड़ गया, पानी पड़ गया। घर तो उस समय हुआ करते थे वो झोपड़ी के ही हुआ करते थे, पक्के घर तो बहुत ही बिरले थे। वो सारा कुछ होता था और फिर ये था कि उनका पुनर्वास ठीक से नहीं मिला। तो पुनर्वास की कहानी तो आज भी वो पूरी नहीं हुई है। कई गांवों में अभी तक पुनर्वास की ज़मीन एक्वायर नहीं हुई है, तो पुनर्वास के बारे में बात करना बेकार है। और जो पुनर्वास में गया भी, उसकी ज़मीन, वो लोग इतने लकी नहीं थे कि आज जिस तरह से पुनर्वास हो रहा है, चाहे वो टेहरी में हो या नर्मदा में हो या जहाँ भले ही संघर्ष से मिला हो, उन लोगों को मिला ही नहीं। उन लोगों को झोपड़ी बनाने भर बाहर को ज़मीन मिल गई, उसका खर्चा भी मिल गया, वो भी सबको नहीं मिला, तो वो लोग रह गए और उनकी ज़मीन आ गई अंदर। तो जो तटबंध के भीतर जितना दूर था तटबंध से, उसको पुनर्वास उतना ही दूर बाहर मिला। अब वहाँ से वो आएगा रोज़ अपना हल बैल लेकर के, आजकल शायद ट्रैक्टर चलने लगे हैं उधर, लेकिन वो आकर के वहाँ खेती करेगा, वो नामुमकिन था उसके लिए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है हम अंदर ही चलते हैं, तो सारे लोग अंदर आ गए अधिकांश। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर की जो एक्वायर्ड ज़मीन थी पुनर्वास के लिए, उससे आधी की ज़मीन पर कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, वो खाली है और सरकार उसकी नीलामी करती है सालाना तौर पर और उसका कुछ रेवेन्यू इसको मिलता है। वो एक अलग किस्सा है। अगर मेरी ज़मीन पर नीलामी हो तो उसका रेवेन्यू तो मुझे ही मिलना चाहिए ना, वो भी नहीं होता है। तो वो सब लोग भगवान भरोसे छोड़े हुए हैं। और जो संघर्ष है हम लोगों का, जो एक दफ़ा कभी परमेश्वर कुंवर से चलता था, उस समय से शुरू हुआ और अब महेंद्र यादव पर आकर के टिका है। कितना चल पाएगा, कब तक चल पाएगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है ना। शुक्रिया ये बात आती है कि जब आप कोई सुनता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे। और एक बात जो दूसरी रणजीव भाई कह रहे थे, सिवान वाला जो इलाका है, छपरा का जो इलाका, गंडक का जो कमांड का हिस्सा है, उसमें बहुत सी छोटी छोटी नदियां हैं और उनका चरित्र जो है वो डिफाइंड नहीं है। वहाँ अगर बड़ी नदी में बाढ़ न भी आए, यानी गंगा, गंडक और घाघरा में न भी आए, तो ये छोटी नदियाँ बड़ी तबाही मचाती हैं। और फिर वो पलार जिसकी बात कर रहे थे, वो बालू पड़ गया, वो बालू जब तक सड़ेगा नहीं तब तक उस पर कोई खेती नहीं हो पाएगी, या कभी ऐसी बाढ़ आ जाए कि उस बालू को बहा करके ले जाए, तब वो खेत फिर आबाद हो। पुनर्वास का मसला वहाँ भी वही सब कुछ है। सवाल इस बात का है कि जिसको इन सब चीज़ों की फिक्र करनी चाहिए वो खामोश है। वो रिलीफ बांट करके समझता, अगर वो बच गई तो रिलीफ बांट करके समझता है कि उनका फ़र्ज़ पूरा हो गया, और उसके बाद से पब्लिक जो है समझे। जब से ये कुछ रुपए मिलने लगे हैं, या 1 क्विंटल 2 क्विंटल अनाज, और शुरू हुआ था 2200 रुपये से, 1 क्विंटल अनाज और 2200 रुपये, तो वो सिलसिला चलता रहेगा। जब आप विधानसभा की डिबेट देखिए तो जो 40 के दशक में डिबेट होती थी या 50-60 के दशक में डिबेट होती थी, वो कहते थे लोग, हमारे ही एमएलए, हमारे ही लोग
हमारे ही परमेश्वर कुमार, हमारे ही लाटन चौधरी, हमारे ही प्रभुनाथ सिंह, ये सारे लोग विधानसभा में कहते थे कि आप ये रिलीफ का धंधा बंद कीजिए और लोगों को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए कोई स्थायी समाधान खोजिए। ये रिलीफ इसका समाधान नहीं है और हम लोग भिखमंगे नहीं हैं। भिखमंगा शब्द इस्तेमाल किया था कि आप लोगों को भिखमंगा बना रहे हैं, और बहुत से लोगों ने रिलीफ लेने से मना किया कि हम आपकी रिलीफ नहीं लेंगे। और जो लोग थोड़े से साधन संपन्न थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको ज़रूरत है इस वक्त, हम वो आपका ले लेते हैं, लेकिन बिना पैसा दिए नहीं लेंगे। तो वो रिलीफ का जो माहौल था वो ऐसा 2005 के वो जो डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया उसके बाद से ऐसा बना दिया कि हर आदमी मोहताज हो गया रिलीफ का, और उसके वो हक किया, वो ठीक है, हक ही हुआ उसका, रोम मिल गया उसको। आपकी 5 कंस्टिट्यूएंसी थी पार्लियामेंट की, कोसी वाले जो कोसा में ब्रीच हुआ था, 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो सत्ताधारी पार्टी थी वो हैंड्स डाउन जीती। बड़ा आश्चर्य हुआ हम लोगों को कि इतनी विपदा आ गई लोगों के ऊपर से, 35 ब्लॉक और इतने 1167 गांव के ऊपर से पानी चला गया, और वहां से सरकार को या रूलिंग पार्टी को वोट कैसे मिल जाता है। तो वो कहते थे कि साहब हमारी तो पहली बार तो मौका था कि सरकार हमारे साथ खड़ी हुई थी। तो हमने कहा कि वो इसी सरकार की बदौलत ही तो आपकी ये तबाही हुई। बोलते वो छोड़ दीजिए ना, उससे हमारा मतलब नहीं है। सही तो उनको भी आप एक तरफ से ट्रेन कर दिया कि हम आपको रिलीफ देंगे और आपको लेना पड़ेगा या ले लीजिए, और उसके बाद से हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद बात होगी कि नेपाल में बांध बनाएंगे और ये योजना करेंगे, वो योजना करेंगे। होता क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक तो जिसको फिक्र होनी चाहिए महेंद्र जी वो से तो कुछ करे। महेंद्र जी से अब ये मैं जानना चाहूंगा कि जिस इलाके में है, क्या वहां पे राजनेताओं की सक्रियता है? कुछ वो अपने बड़े लोगों को, ऊपर के लोगों को बता रहे हैं कि हाँ यहाँ बाढ़ की स्थिति कैसी है? महेंद्र जी आप अनम्यूट हो जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपौल में तो मैं नहीं देखा हूँ किसी नेता को कि बाढ़ पे बोल रहा है, किसी एमएलए को। और यहाँ से तो माननीय विजेंद्र यादव सुपौल के विधायक हैं, जो वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार में, लंबे समय से हैं, और कोसी के तटबंध के बीच में सुरक्षा बांध बना के उन्होंने अपनी नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार किया, जिसके बल पे वो लगातार जीतते रहते हैं और नदी की धारा को और कम में समेट दिए। तो उनके लिए बाढ़ पीड़ित और नेताओं के लिए तो वो देखने तक नहीं जाना मुनासिब समझते हैं जो बाढ़ वाले इलाके हैं उधर। जी सही। रंजीत जी से जानना चाहते हैं, आप किस तरह देखते हैं, क्यों नहीं राजनेता इसको उठाते हैं, या अखबार वाले लोग क्यों नहीं उठाते हैं इन मसलों को, या मीडिया में? दोनों बात मैंने कही, नेता और मीडिया दोनों। मुझे तो बीच में रोक दिया आपने। जी जी, तो समय की वजह से। हाँ नहीं, मैं वहीं से थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ। मैं कह रहा था कि 16 क्या कहते हैं जून को, 15 जून सरकारी डेट है मानसून ब्रेक का, और 16 जून को बिहार में बाढ़, और अखबार ने छापा भास्कर ने कि बिहार में पहली बार क्या कहते हैं वो 15 जून पहले बाढ़। हाँ 16 जून में पहली बार बाढ़। तो एक अखबार का समझ लीजिए, जबकि बाढ़ पहले भी मई में भी आती रही है। बाढ़ का बहुत अलग चरित्र है बिहार का, और अब और चरित्र बदल रहा है। तो इसमें सवाल वो है कि अब क्लाइमेट चेंज में जो हालत है, तो नेता सवाल क्यों उठाएंगे? नेता को तो राजनीति, सही कहा मिश्रा जी ने कि भिखमंगा बना दिया हम लोग को रिलीफ पॉलिसी के तहत। अरे इमैंगमेंट एक बना दिया, दे दिया थी मंत्र। इमैंगमेंट कितना करता है बाढ़ में? बिहार का एक रिकॉर्ड है कि जैसे जैसे बिहार में इमैंगमेंट, जो बाढ़ का निदान कहा जाता है, वो बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे बिहार का बाढ़ क्षेत्र बढ़ जाता है। मतलब बाढ़ का जो निदान था वही कारण बनते जा रहा है। जी जी। और आज तो अब सड़क, पुल, पुलिया, ये सब जो अनियोजित तरीके से बने हैं, उसका इस बार जो कोई अध्ययन करे, कोई फिल्म बनाए इस पर, तो एक एक मतलब क्या अफ्रीकन कंट्री का अथी होगा, दुर्दशा दिखेगी, उससे बड़ी दुर्दशा दिखेगी। जो अफ्रीकन कंट्री का नाम लिया हमने कि वहां तो मतलब बदहाली का चरम है। दुर्दशा से आप क्या तात्पर्य, क्या हो जाएगा वहाँ? एक तो मतलब आप मेरी समझ में आए कि फसल कम हो जाएगी, और भी कोई परेशानी बढ़ेगी क्या? जी कह रहा हूँ, इस बार कंटिन्यूअस, इस बार जो है सो आपके बगीचे खत्म हो जाएंगे,
जिस तरह से वाटर स्टैग्नेशन है, तो बिहार में आम का बहुत ज्यादा खेत होता है, बगीचे हैं, और वो आम के पेड़ सूखेंगे बड़े पैमाने पर। और जो है सो जो हरियाली, जो जिसको आज नीतीश जी चला रहे हैं, जल जीवन हरियाली, उनका वो जो मतलब फांकीबाजी है, वो हम जो सब इस्तेमाल बौद्धिक तौर पर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो एक कार्यकर्ता का आक्रोश है वो भी है कि वो जो है सो जितना वो लगाएंगे पेड़, नहीं उससे ज्यादा सूख जाएगा। सही। अब दिनेश जी से मैं जानना चाह रहा था, ये जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि जितनी भयावह स्थिति है उसका हम लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक तो जो अंदर वाले लोग हैं, राज्य के अंदर के लोग हैं, वो तो सीधा भोग रहे हैं, और दूसरा जो बाहर वाले हैं वो बड़ी अवहेलना की दृष्टि से हमको देखते हैं, क्योंकि यहाँ के बाढ़ की बदौलत या उसको मिस हैंडल करने के बदौलत लोग हमारे यहाँ से चले गए बाहर काम करने के लिए, और उसमें से अच्छे ओहदों पर भी लोग पहुँचे, लेकिन जो ज़्यादातर मेजॉरिटी दिखाई पड़ती है वो मजदूरों की दिखाई पड़ती है। तो वो एक अवहेलना जो कि नीचे तबके लोगों के लिए है, वो पूरे देश में है। और वो लोग ये मानते हैं कि बिहारी लोग तो ऐसे ही हैं, मरने के लिए ही हैं, वो खड़े हैं और वहाँ से यहाँ चले आए हैं, मतलब हमारे यहाँ का रोजगार खत्म करना है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो उस स्थिति को, रोजगार को वापस लाने के लिए, खेती सबसे बड़ा रोजगार हुआ करता था, आज भी है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हुआ है। उस रोजगार को स्थायी तौर पर पैदा करने के लिए जो दृष्टि होनी चाहिए थी, वो तो हमारे पास थी ही नहीं। कमेटियां बनती हैं, वो अपने फैसले देती हैं, और फिर उस कमेटियों को कोई सुनता नहीं। कोसी का विकास प्राधिकार बना हुआ है, अब जाके दफ्तर खोज लीजिए उसका, सहरसा में कहाँ है, कोई बता दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो है ही नहीं वहाँ। गफूर साहब वहाँ के उसके चेयरमैन हुआ करते थे, मेरी एक बार उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि साहब ये बताइए कि इसका समस्या का क्या समाधान है। बोलते हैं कोई समाधान नहीं है इस समस्या का, एक ही समाधान है कि एक दिन लोग अपना खांची और कुदाल ले करके जाएं और इस बांध को काट दें। वही हमारी समस्या है और वही हमारा समाधान है। ये कब हो पाएगा, उन्होंने कहा कि ये तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन एक नहीं एक दिन जरूर होगा। अंदर वाले जो थे उसके बारे में सरकार आज भी बोलती है कि 304 गांव हैं। मैं कहता हूं कि उसमें 385 गांव हैं, क्योंकि मैंने घूम घूम करके उसको सर्वे किया उसका। तो सरकार को पता ही नहीं, वो 304 पर अटकी हुई है, क्योंकि महिषी के आगे तटबंध बनाया उन्होंने, तो उसके बाद जो गांव उसके बीच में आए तो उसका हिसाब कौन करेगा? वो तो दृष्टि किसी की नहीं है। कितने लोग पुनर्वास में हैं, कितने लोग नहीं हैं, उनका क्या होगा पता नहीं। किसकी पुनर्वास की जमीन भी वाटर लॉक्ड है, और अंदर तो खैर जो हो रहा है वो हो ही रहा है ना। तब शोषा छोड़ेंगे कि हम इसकी उड़ाही करेंगे, हम इसको स्विट्जरलैंड बनाएंगे। शब्द इस्तेमाल हुए हैं, बन गया स्विट्जरलैंड, वेनिस तो बन गया बिहार। सवाल इस बात का है कि इस पर खुल करके चर्चा कभी होगी या नहीं होगी, कि ये जो हम लोगों ने 50, 60, 70 साल के अंदर जो कुछ भी किया, और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने बिहार में हुकूमत न की। हाँ, और उसने खाली रिलीफ बाढ़ की उपेक्षा नहीं, उसी से गदगद हुए। सही। अब जी आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैंने कहा कि जिन्होंने हुकूमत भी की और जिन्होंने बाढ़ की उपेक्षा भी की, ये सभी पार्टियां शामिल है इसमें। सब शामिल है, कोई मतलब वो हमाम है जिसमें सब नंगे हैं। सही, सब नंगे हैं। अब महेंद्र यादव जी के पास मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग आप इससे प्रभावित हो जाते हैं हर साल, या जिस वक्त ज्यादा बाढ़ आती है तो। लेकिन जनता के बीच से जो आवाज उठनी चाहिए, जैसा कि अभी दिनेश मिश्रा जी ने पहले भी बताया कि जब इलेक्शन होता है तो उसका पता नहीं चलता, तो जनता के बीच में ये आप तो संघर्ष कर रहे हैं वहां पे, जनता कितना इसके लिए जागरूक है, क्या लगता है उनको क्या करना चाहिए? आज मेरा आखिरी सवाल यही है, और इसी पे मैं इसे खत्म भी करूंगा। नहीं, देखिए, जनता अभी के परिवेश में इस तरह से समस्याओं में पिस रही है, और उसके जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनके जो उन पर जो अविश्वास की स्थिति है, इसी के कारण जो बड़ा कोई विक्षोभ, बड़ा जन आंदोलन नहीं हो पाता है। इसे कहने में मुझे गुरेज नहीं है, क्योंकि जो बाढ़ की खबरें हैं स्थानीय अखबार उसको प्रमुखता से उठाते हैं, सोशल मीडिया में भी रहता है, लेकिन राजधानी के अखबारों में वो खबरें नहीं के बराबर होती हैं, या एक पेज पे एक कोई खबर बाढ़ की होती है और एक मुख्य पेज पर कोई एक खबर किसी दिन बड़ी घटना हुई तो वो रहती है। ये रूटीन के अखबारों में आप देखेंगे तो ये रहेगा।
और दूसरी बात की जब बाढ़ आती है तो लगभग सभी मुख्य धारा के नेता बोलते हैं कि नेपाल में हाई डैम नहीं है तो बाढ़ है। अभी तो इस बार मुझे बहुत हंसी आई कि यहाँ के जल संसाधन मंत्री का बयान कहीं मैं देखा, छपा था, तो उन्होंने कहा था बिहार की बाढ़ का कारण है कि नेपाल में हाई डैम नहीं है। मुझे बहुत इस बात की हंसी हुई कि किस किस नदी में हाई डैम बनाइएगा। बागमती में बाढ़ आती है, कमला बलान में आती है, कोसी में आती है, उधर मैथी में आती है, पूरा गंडक से लेके एकदम उत्तर बिहार, तो आप सभी नदियों में नेपाल हाई डैम बना दे तो इस तरह से। फिर उन्होंने कहा कि हम नेपाल सहयोग नहीं कर रहा है तो हम बिहार की नदियों में चेक डैम बनाएंगे। ये बात हाई डैम की पप्पू यादव की पार्टी भी उठाएगी, वो भी उठाएंगे, नीतीश जी भी बोलेंगे कभी हाई डैम की बात, कोई ना कोई इस पे बोलता है नेता। तो लोगों को ही मतलब एक सपना सा लगता है कि अच्छा ऐसा मना होगा तो होगा। दूसरा मीडिया भी ऐसे कहती है नेपाल ने पानी छोड़ा, फला से ऐसे हुआ, नेपाल ने ये किया, चाइना ने। अच्छा, तीसरी बात की जो लोगों के बीच में एक प्रचार तंत्र है, वो प्रचार करता है कि चीन ने पानी छोड़ दिया, चीन नेपाल की नदी में आके ऐसे करता है। अब कोसी में चीन ने पानी छोड़ दिया और कई जगह ऐसे दुष्प्रचार जो सत्ताधारी दल के एक खास दल के लोग और उसके लोग बहुत गांव में गुमराह करते, ये सभी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ईमानदार नेतृत्व नहीं है। और महंगाई से लेके जो बाढ़ पीड़ित है उसकी पूरी परिवार की जो दुर्दशा है, उसमें किसी तरह से खेती, फसल, रोजगार सब जब तबाह हो जाता है तो उसको अपना जीवन शुरू करना होता है किसी तरह से, तो उसके दैनिक अथी में चला जाता है कि हम आंदोलन और कोई उसमें ज्यादा जाने के बजाय हमें अपने बच्चों को पालना है, हमें किसी बीमार है उसका इलाज कराना है। तो ये कुछ दुष्पारियां हैं जी। सही, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र भाई। अब मेरे पास 1-2 मिनट का वक्त बचा है। दिनेश जी से मैं जानना चाहता हूँ कि ये जनता का मुद्दा क्यों नहीं बन पाता, अगर आप संक्षेप में बताना चाहें तो। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट। मेरी जो समझ है वो ये कि जनता को एक तो नेतृत्व मिलना चाहिए था जो कि उसको रह करके वहाँ लीड करे, है ना। और दूसरा, जनता ने खुद एक आसान तरीका अख्तियार किया कि वो पलायन करने लगी और उनको लगा कि बाहर जा कर के रहना बेहतर है। तो आज जो हमारे यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं ना, वो श्रमजीवी एक्सप्रेस, श्रम क्रांति एक्सप्रेस, मजदूर एक्सप्रेस, धतूर एक्सप्रेस, क्या क्या है वो सब चला दी इन लोगों ने, और उसमें से जानवरों की तरह से ठूस करके लोग जाने लगे। यहाँ मैदान खाली हो गया जो कि उसकी लड़ाई कर सकते, तो वो एक हैंडीकैप है हमारे साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। अब मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है। जूम पे जो हम मीटिंग करते हैं उसमें इतना ही वक्त रहता है। आप सबका शुक्रिया। मेरी कोशिश ये रहेगी, हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि बाढ़ के जो समस्या है, बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं, उनकी बातों को सामने लाया जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत है, एकदम चर्चा नहीं होती है। मुझे लगता है कि एक हिस्सा बाढ़ से ग्रसित है और दूसरा हिस्सा उसकी खबर पढ़ना नहीं चाहता है। आप सबका शुक्रिया। मैं एक बार फिर मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आएगा। आप लोगों से अगली बार फिर बात होगी। थैंक यू।